हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको जाकर के देख लीजिए। उसके बाद ये जो लेक्चर होगा, ये दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है? इस वीडियो का, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य और ख़ास करके अकबर के बारे में। इस ये जो वीडियो होगा, इसमें हम लोगों का जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? अकबर के बारे में होगा। इससे पहले जो पहला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो मुग़ल साम्राज्य है वो उसकी स्थापना कैसे होती है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था। और हम लोग ये भी समझे थे कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। 1526 ईस्वी में क्या करता है वो? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है और उसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली के ऊपर कौन से साम्राज्य की स्थापना करता है? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था। साथ ही साथ ये भी देखा था हम लोगों ने, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था कि शेरशाह सूरी किस प्रकार का शासक था और कैसे कहाँ से शासन करता था, और उसका जो राजधानी था वो कहाँ था? खास करके वो सासाराम से शासन करता था। शेरशाह सूरी ये है। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था, उसकी प्रशासनिक स्थितियों के बारे में देखा था, वो किस प्रकार से प्रशासनिक स्थिति उसकी कैसी थी, वो किस प्रकार से लोगों से टैक्स वसूलता था, जनता के लिए क्या कार्य करता था, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कौन कौन से कार्य किए थे शेरशाह सूरी ने, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, और तब ये जो दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, इसको देखिएगा तो और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियोज़ को अगर पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जब कभी भी आप क्लास में जाए, ऐसे तो बहुत सारे अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी हो सकता है, तो जब भी आप स्कूल में जाएँ तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि हम वहाँ से यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये बातें बताइएगा तो वो क्या करेंगे और उनको भी फ़ायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये एक काम करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते तो हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? बादशाह अकबर और मुग़ल साम्राज्य का मजबूत होना। हम लोग को क्या पढ़ना है? बादशाह अकबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है? ये है अकबर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से शासन, मतलब गद्दी पे बैठता है, मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर किस प्रकार से बैठता है, और साथ ही साथ उसका जो ये मतलब मुग़ल साम्राज्य में सबसे अगर महत्वपूर्ण शासक, सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है किसको? अकबर को जाना जाता है। तो अकबर को ऐसा क्यों कहा जाता है कि अकबर महान शासक है, अकबर बहुत अच्छा कार्य किया था? तो वो कौन कौन से कार्य किए थे अकबर, और किस लिए इसको महान कहा जाता है मुग़ल साम्राज्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करा है कि जो बादशाह शेरशाह के उत्तराधिकारियों के कमजोर होने पर हम लोगों ने देखा था कि 1540 आते आते क्या था कि चौसा और जौनपुर के युद्ध में जो शेरशाह है वो किसको हरा दिया था? हुमायूं को। और हम लोग जाने थे कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं क्या बनता है? शासक बनता है। लेकिन हुमायूं को शेरशाह क्या कर देता है? हुमायूं को जो है वो शेरशाह हरा देता है। कहाँ पे हराता है? तो चौसा और जौनपुर के युद्ध में। कहाँ पे? चौसा और जौनपुर का जो युद्ध होता है उसमें शेरशाह क्या कर देता है? हुमायूं को हरा देता है। और हराने के बाद हुमायूं जान बचा करके कहाँ भागता है? ईरान भागता है। कहाँ भाग जाता है? ईरान भाग जाता है जान बचाने के लिए। और वहीं पे जब तक शेरशाह सूरी ताकतवर रहता है, मजबूत रहता है, तब तक हुमायूं लौट करके दिल्ली नहीं आता है। जानता है कि अगर यहाँ गए तो शेरशाह क्या कर देगा? मार देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हुमायूं जो है वो कहाँ भाग जाता है? ईरान भाग जाता है। अब यहाँ से भाग गया तो दिल्ली के ऊपर कब्जा किसका हो जाता है? शेरशाह का हो जाता है। किसका हो जाता है? शेरशाह का हो जाता है। और इतने समय तक अगर देखिएगा तो कोई भी मुग़ल शासक जो है वो दिल्ली के ऊपर शासन नहीं करता है, बल्कि किसका चलता है? शेरशाह का चलता है और उसके उत्तराधिकारियों का चलता है। जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, अब देखो आगे क्या होता है कि शेरशाह के उत्तराधिकारियों के कमजोर होने के कारण हुमायूं जो है वो दिल्ली पर 1555 में अधिकार करने में एक बार फिर सफल रहा। अब देखो शेरशाह की मृत्यु होती है। शेरशाह की मृत्यु होने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने मजबूत नहीं थे जितना कि शेरशाह था,
और इसलिए क्या हो गया कि उसकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हुई। और जब हुमायूं को ये बात पता चली कि अरे शेर शाह तो मर गया है और साथ ही साथ उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो चला जाए कहाँ पे, दिल्ली के ऊपर फिर से पुनः मतलब दिल्ली के ऊपर फिर से क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। और हुमायूं जो है वो लौट करके कहाँ आता है, दिल्ली आता है। और 1555 में कब आता है बच्चों, 1555 ईस्वी में वो आता है और दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लेता है, मतलब युद्ध लड़ता है। और उत्तराधिकारियों को, यानी कि शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी कहने का मतलब क्या हुआ कि शेरशाह के बाद का जो शासक बना वो सब क्या कहलाएंगे, उत्तराधिकारी कहलाएंगे। तो उन उत्तराधिकारियों को जो हुमायूं है वो युद्ध में कब हराता है, 1555 में, और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है फिर से। परंतु वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। उसका जो बेटा है अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। अब देखो 1555 में जब ये पुनः हुमायूं जो है 1555 में जब दिल्ली आता है, दिल्ली पे कब्जा करता है, ठीक है, दिल्ली का शासक बनता है, तो ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हुमायूं था वो उसका जो वो सीढ़ियों से, यानी कि जब सीढ़ी पे वो चल रहा था तो सीढ़ियों से गिर करके उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। उसके बाद उसका जो बेटा है जिसका क्या नाम था, अकबर, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो अगर आपसे पूछे कि अकबर किसका बेटा है, तो अकबर किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा था। और उस समय उसका एज कितना हो रहा था, 13 साल हो रहा था। कितना हो रहा था बच्चों, मात्र 13 साल का था। और इसी उम्र में, क्योंकि उसके बाद उसका, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर शासक है तो उसका बेटा ही क्या बनता है, अगला शासक बनता है अपनी पिता की अनुपस्थिति में। तो उसी तरीके से जब हुमायूं का बेटा अकबर था तो अकबर को ही क्या बनना था, शासक बनना था। लेकिन उसका तो उम्र मात्र कितना था, 13 साल था। लेकिन फिर भी इसको क्या बना दिया गया, बादशाह बना दिया गया। और जो अकबर है वो कब बादशाह बनता है, तो 1556 ईस्वी में बनता है। ये बात याद रखना है बच्चों, क्या रखना है कि जो अकबर है वो किसका बेटा था। पहली बात तो ये कि अकबर किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा था। हुमायूं की मृत्यु कब होती है, तो 1555 में होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद उसका बेटा जो है, जिसके अकबर, जिसका उम्र कितना था, मात्र 13 साल था, वो क्या बनता है, 1556 ईस्वी में बादशाह बन जाता है। उस समय हिंदुस्तान में मुगल वंश का राज्य ठीक से जम नहीं पाया था। हम लोग देखे ही थे कि जैसे ही बाबर मतलब आकर के दिल्ली पे शासन स्थापित करता है तो बाबर का क्या हो जाता है, कुछ समय 1530 आते आते 1526 में क्या करता है, दिल्ली के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर। और 1530 आते आते इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1530 के बाद हुमायूं क्या बनता है, शासक बनता है। कौन बनता है, हुमायूं शासक बनता है। लेकिन हुमायूं को 1536 से ही मतलब शेरशाह सूरी इसको हराते चला जाता है। और 1540 आते आते हुमायूं को देश छोड़ करके भागना पड़ता है, कहाँ पे, ईरान, दिल्ली छोड़ करके ईरान भागना पड़ता है। तो हम लोग इस तरीके से देखें कि जो मुगल साम्राज्य है वो जम नहीं पाया है, जिस तरीके से अपना प्रभाव स्थापित करना है वो कर नहीं पाया अभी तक प्रभाव। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो क्या करता है कि चारों तरफ दूसरे राजा मुगलों को खदेड़ने पर तुले थे। इनको पता था कि मुगल तो बाहर से आए हैं और इस तरीके से आकर के शासन कर रहे हैं, तो जम नहीं पाया था। और जो दूसरे राजा थे वो क्या सोचते थे कि अरे मुगल को जितना जल्दी हो सके खदेड़ दो दिल्ली से। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकीय शिक्षा दी। अब देखो अकबर तो मात्र 13 साल का था, तो इसको क्या पता है कि कैसे शासन चलाया जाता है, राजा क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसकी देखरेख करने वाला जो व्यक्ति था कि अकबर, जब तक नाम किसका रहेगा, बादशाह रहेगा अकबर, लेकिन काम अकबर के बिहाफ पे, यानी कि अकबर की ओर से कौन देख रहा था कामकाज, तो बैरम खान देख रहा था। कौन देख रहा था, बैरम खान। और बैरम खान कौन था, एक महत्वपूर्ण अधिकारी था मुगल साम्राज्य का, वही अकबर की देखरेख कर रहा था और अकबर को सिखा रहा था कि कैसे शासन करना है। क्योंकि ये छोटा सा बच्चा था, 13 वर्ष का ही था अकबर उस समय। तो अकबर को कौन सिखा रहा था, बैरम खान, कि देखिए सारी शिक्षाएं दे रहा था और साथ ही साथ राजकाज भी चला रहा था वही। अकबर को राजकीय शिक्षा दिया और उसने पहले अपने राज्य को बढ़ाने और फिर उसे मजबूत करने का काम शुरू किया। अकबर ने मुगल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को सैनिक अभियान द्वारा अधिकारों में किया। अब देखो धीरे धीरे जब अकबर बड़ा हुआ तो इसको समझदारी आने लगी। जब अकबर क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो उसने पहले अपने राज्य को क्या किया, जब सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली, जब पता चल गया कि कैसे शासन करना है, क्या नहीं करना है, अपने राज्य को कैसे बढ़ाना है, तो पहला उसने क्या काम किया, तो राज्य को बढ़ाया और फिर उसने मजबूत करने का काम शुरू किया। अकबर ने मुगल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राजाओं को सैनिक अभियान द्वारा अधिकार में किया। अब देखो कोई भी अगर राजा चाहे कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे तो आपको सैनिक अभियान करना पड़ेगा। दूसरे जो राजा है जिनके राज्य को आप हड़पना चाहते हैं तो उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करके उसको क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। तो क्या करें यहाँ पे कि राज्य के आरंभिक विस्तार अगर देखा जाए तो 1556 से लेकर के 1576 के बीच में हुआ था। यानी कि अकबर क्या किया था,
कि अपने राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था, तो 1556 से लेकर के, यानी कि 1556 में ये क्या बना था, शासक बना था, और 1556 से लेकर के 1576 के बीच में इसने क्या किया था, राज्य का विस्तार किया था। मतलब अनेक, आप देखिएगा तो बहुत सारे सैनिक युद्ध हुआ, उसमें राजाओं को हराया। और उन दिनों आज के मध्य प्रदेश के इलाके में दो महत्वपूर्ण राज्य थे। और उस समय अगर देखा जाए तो आज का जो मध्य प्रदेश है, एमपी जिसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में दो इलाका था। एक राज था मालवा, जहाँ का राजा क्या बोल रहा है कि एक राज था मालवा, जहाँ का राजा राजबाज बहादुर था, जिसकी राजधानी मांडू थी। तो एक था राजा, जो राज्य था जिसके ऊपर सैनिक अभियान किया था, वो कौन था, तो मालवा था। और मालवा की राजधानी कहाँ कहाँ थी, मांडू थी। ठीक है, और उसका राजा कौन था, तो राज बहादुर था। दूसरा प्रमुख राज्य गढ़ कटंगा गोंडवाना था। कौन था, दूसरा जो था वो गढ़ कटंगा गोंडवाना था। और ये 1561 एवं 1562 ईस्वी में दोनों राज्यों पर मुगलों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या किया कि विजय के बाद मुगल सेनाओं और सेनापति अधम खां को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया। इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से उस धन को प्राप्त किया। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जब सैनिक युद्ध चला, सैनिक लड़ाई लड़ रही है, तो उसका नेतृत्व उसका कौन करता था, सैनिक कमांडर जो होता था, मुख्य सेनापति जो होता था, वो क्या करता था, उस युद्ध को लड़ रहा है। तो जब ये दो राज्य था, कौन कौन, एक हो गया मालवा, कौन हो गया, मालवा, और ये दोनों मालवा और गोंडवाना, ऐसे भी बोल सकते हैं, मालवा और जो गोंडवाना था, यहाँ पे इन दो राज्यों पे जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे मुगल सेना जीत गया। और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ। और उसका सेनापति कौन था, तो उसकी जब धन प्राप्त होगा तो उसकी देखरेख कौन करेगा, उसका सेनापति। तो उसका सेनापति कौन था, अधम खां। जब इसको बहुत धन प्राप्त हुआ तो बोला गया अकबर के को क्या देना है, मतलब जो बादशाह है उसको क्या देना है, अपने पास ही रख लेते हैं। जब अकबर को पता चला कि अरे अधम खां तो बहुत सारा धन जीता है युद्ध में, तो उसने क्या किया कि इस धन को प्राप्त करने के लिए कड़ाई से, मतलब युद्ध, मतलब उसके साथ उसको दंडित किया। और क्या करा कि इसके अगले 10 वर्षों तक अकबर ने राजपूताना के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा गुजरात और बंगाल को भी जीत लिया। और राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का था। अब देखो, चित्तौड़ कहाँ पे है, तो चित्तौड़ जो है वो राजस्थान में। तो चित्तौड़ का जो अभियान था, वहाँ पे अकबर का जो अभियान है चित्तौड़ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वहाँ महाराणा प्रताप का राज था। तो चित्तौड़ में किसका राज था, तो महाराणा प्रताप का। आप लोग सुने होंगे, महाराणा प्रताप बहुत ही क्या थे, एक बहादुर राजा थे। तो क्या किया कि उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अब अकबर जो था वो बड़ा हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया, युद्ध पे युद्ध लड़ा जा रहा है और सारे के सारे युद्ध जीत रहे हैं। तो उसी क्रम में वो कहाँ पे अटैक करता है, तो राजस्थान का राज था चित्तौड़। तो चित्तौड़ के जो राजा थे उस समय वो कौन थे, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से क्या होता है, महाराणा प्रताप को बोला कि आप क्या कर दीजिए, मेरे अधिकार को मान लीजिए, मतलब हम आपके क्या है, हेड हैं, आप ऐसा मान लीजिए, जो हम बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप ने बोला कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या किया कि जीवन भर विरोध करता रहा, और जीवन भर विरोध करता रहा, बोला कि हम मानेंगे ही नहीं, चाहे तुम कितना भी महान बड़ा शासक बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करूंगा। ये कौन बोल रहे थे, तो महाराणा प्रताप। अब देखो, यद्यपि उसका दुर्गम किला अकबर द्वारा जीत लिया गया था, चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज्य रणथंभौर को अकबर द्वारा जीता गया। इन विजयों के बाद अधिकांश राजपूत राज्यों जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया आदि ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया। अब देखो, ये दो बड़े राजपूत जो राजा थे, राजपूत जो किला था, क्या बोल सकते हैं, एक हो गया चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का राज्य, और दूसरा हो गया रणथंभौर का राज्य। इन दोनों पे अकबर ने क्या कर लिया, युद्ध लड़ करके जीत लिया। तब जैसे और भी जो राजपूत राज्य थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो इतने बड़े बड़े जो राजा हैं वो तो हार गए, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, बिना युद्ध लड़े इन लोगों ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। और वो कौन कौन से राज्य थे, तो जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया आदि ने अकबर के समक्ष क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में किया। यह प्रदेश बाहरी देशों से व्यापार के कारण काफ़ी समृद्ध बन गया था, और यह भारत के साथ होने वाले विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हम लोग जानते हैं आज भी जो गुजरात है वो क्या है, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स है जहाँ से सामानों की क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में विदेशों के साथ व्यापार होता है। यहाँ पे आप, ये क्या है, गुजरात वाला पार्ट है, और ये क्या है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है, इधर कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। तो इन सारी ये सब के सब क्या है, इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। और ये समुद्र के किनारे, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर भारत इंडिया का मैप देखिएगा तो यहाँ पे अरब सागर है, और अरब सागर से बहुत
सारे विदेशों में क्या होता था, व्यापार होता था। ईरान हो गया, इराक हो गया, मेसोपोटामिया, बहुत सारे जगहों पे क्या जाता था, ये व्यापार यहाँ से होते रहता था। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही ये जो व्यापारिक गतिविधि है वो यहाँ से गुजरात से होते रहता था। तो सोच करके देखो कि जहाँ पे व्यापारिक गतिविधि अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, धन होगा, वो जो राज्य होगा वो समृद्ध होगा। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि गुजरात अपने अधिकार में क्या, और यह बाहरी देशों से व्यापार के कारण क्या फिर क्या हो गया था, समृद्ध हो गया था। अब क्या देखो यहाँ पे बच्चों क्या देखने को मिलता है कि अब भारत के साथ होने वाले विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और मुगलों के नियंत्रण के पश्चात इससे अच्छी आय प्राप्त हो सकती थी। यहाँ की भूमि काफ़ी क्या थी, उपजाऊ थी एवं शिल्प कला काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इसीलिए अकबर ने इस क्षेत्र को जीतना जरूरी समझा और इसी विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद कर लेना चाहिए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था। तो उसने गुजरात का जो विजय अभियान किया था और गुजरात पे विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने क्या किया था, उसकी याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसके बाद आप इस इकाई के 5 इकाई में क्या पढ़ेंगे कि अकबर का ध्यान भारत के अन्य उर्वर क्षेत्र बंगाल पर गया और वहाँ अभी भी उसका जो पड़ोसी राज्य था बिहार, वहाँ पर भी अफगानों का ही शासन था। और 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन देशों पर अधिकार कर लिया था और यह अफगानों का आखिरी राज्य था जिस पर मुगलों का अधिकार हुआ। इन विजयों के पश्चात अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत को सुरक्षित बनाने पर बल दिया, जहाँ से ये लोग भारत में क्या किए थे, एंट्री किए थे। तो ये वाला जो पार्ट था वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, देखा कि अकबर ने देखा कि अरे ये वाला जो हिस्सा नहीं तो फिर ईरान और इराक और जो अफगान है वहाँ से फिर अटैक हो सकता है, तो इसको सुरक्षित बनाने का मतलब जोर दिया। इसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और अफगान कबीलियों के विद्रोह का दमन किया और तदुपरांत दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों के राज्यों पर अभियान किया। ठीक है, और फलस्वरूप इसने क्या किया कि खानदेश पूर्णतः और अहमदनगर आंशिक रूप से उसके शासन के अधीन आ गया। और 1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान जो था वो स्थगित करना पड़ा और 1605 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अकबर कब गद्दी पे बैठा है, 1556 में बैठा है। कब बैठा है, 1556 में। और इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1605 ईस्वी में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं मुगल राज्य के अमीर। अमीर कौन होते थे, अमीर का मतलब क्या हुआ, अमीर का मतलब हुआ जो मुगल साम्राज्य के अधीन जो कर्मचारी होते थे उसको क्या बोलते थे, अमीर बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, अमीर। तो क्या करना है यहाँ पे बच्चों की, जब अकबर बादशाह बना था, जब अकबर क्या बना था, बादशाह बना, तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी जो थे जो अमीर कहलाते थे, इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था। इन अमीरों में अधिकांश तुरानी थे जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। तो बाबर कहाँ से आया था, तुर्किस्तान से। तो इनके साथ जितने भी अधिकारी होते थे वो ज़्यादातर तुरानी थे। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल मुगल्स थे जो वहाँ से, कहाँ से, तुर्किस्तान से भारत आए थे। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। उनके पास अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, अब सोच करके देखो, जो रिश्तेदार होते हैं उनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप रिश्तेदार को अपने पार्टनर्स बना लीजिए बिजनेस में या फिर कहीं भी, तो वो आपको उतना वैल्यू नहीं देंगे जो आउटसाइडर्स देते हैं। यही हाल अकबर के साथ भी था। ठीक है, तो अकबर, क्योंकि अब जागीर मिला हुआ था, जो मुगल्स ने इन क्षेत्रों को जीता, वो जो छोटा छोटा, मान लीजिए मुगल ने इतना बड़ा क्षेत्र को जीता, तो इन क्षेत्रों के ऊपर क्या हुआ कि छोटे छोटे जागीरों में बांट दिया गया था। तो मान लीजिए इसके एक रिश्तेदार जो थे वहाँ से आते, वो भी इन क्षेत्रों पे शासन कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि अकबर जो है वो हमारे ज़्यादा मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करने दें। तो अगर कोई बादशाह है तो वो ऐसा बातों को थोड़े ना एक्सेप्ट करेगा। वह चाहता था कि उसका आदेश सभी लोग माने। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए कई अस्थायी उपाय किया। उसने दरबार में ईरानी अमीर भी थे, उसका जो दरबार था उसमें ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि हुमायूं जो है वो भाग करके कहाँ चला गया था, ईरान चला गया था। जब शेरशाह सूरी उसको खदेड़ा था 1540 ईस्वी में, तो भाग करके कहाँ चला गया था, ईरान। तो ईरानी लोग बहुत सपोर्ट किए थे हुमायूं को पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो उसके साथ ईरानी जो लोग थे वो भी आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग दिया और इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। ठीक है,
अब तुरानी और ईरानी समझ में आ गया कि कौन लोग थे। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को अमीर बनाने की कोशिश। आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए अकबर ने कुछ और उपाय किए। क्या उपाय किए कि उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमीर बनाने की कोशिश की। इससे पहले जो अमीर बनाए जाते थे वो कौन लोग बनाए जाते थे, तो जो इनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, मतलब या तो तुर्कमेनिस्तान से जो लोग आए थे या फिर ईरान से जो लोग आए थे, तो इन लोगों के ऊपर जो बादशाह होता था वो ज़्यादा ट्रस्ट होता था। इंडियन लोगों पे उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता था। क्यों? विश्वास नहीं होता था। ऐसा मतलब वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे कि अगर ऐसा किए तो हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए, हमको मार दे। तो इस डर से जो लोग हैं वो इंडियन लोगों को ज़्यादातर हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं रखते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया कि देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, खुद अपने लोग ही हमें शासन चलाने से दिक्कत कर रहे हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए अकबर ने क्या किया कि भारतीय मुसलमानों को भी उसने अमीर बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि राज्य मजबूत होने के लिए हिंदुस्तान के शक्तिशाली और मजबूत लोगों का जो समर्थन लेना जरूरी होगा। ऐसे दो सामाजिक वर्ग थे, एक राजपूत और दूसरे जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवार जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे। दूसरी बात यह है कि बादशाह यह भी सोच रहा था कि अगर वह किसी नए समूह को प्रशासन में शामिल करेगा तो वह समूह हमेशा बादशाह का समर्थन करेगा। इस सोच के साथ उसने भारतीय मुसलमानों को दरबार में ऊंचा स्थान दिया और इस नए वर्ग को वह अपने समर्थन से धीरे धीरे मजबूत जो है वो बनाता गया। और इसका असर यह हुआ कि ईरानी और तुरानी अमीर दोनों नियंत्रण में रहे। यानी कि देखा कि अरे हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ईरानी और तुरानी जो अमीर थे, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ईरानी अमीर और तुरानी अमीर कौन थे। ईरानी जो हुमायूं के साथ आए थे और तुरानी जो बाबर के साथ आए थे। ठीक है, अब ये दोनों लोग देखें कि हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो अकबर क्या हो जाएगा, हम पे गुस्सा हो जाएगा, हमें निकाल भी सकता है। इसलिए ये लोग नियंत्रण में रहे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को इसने क्या किया, मतलब अपने अमीर बनाते चला गया। राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश। अब देखो भारत के इस शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग का समर्थन जो है वो मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। किसका? राजपूतों का। राजपूतों का समर्थन जो है वो अकबर को अपने साम्राज्य को विस्तार और स्थिर बनाने के लिए राजपूतों का समर्थन जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि राजपूत जो थे उस समय के बहुत ही शक्तिशाली मतलब प्रभाव क्षेत्र था। खास करके राजस्थान और यूपी वाला जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र पे क्या था, राजपूत राजाओं का शासन था। तो अकबर ने सोचा कि इनको भी क्या किया जाए, अपने जो प्रशासन है उसमें शामिल किया जाए, इनका जो विश्वास है वो जीता जाए और इन लोगों को अपने लिए लॉयल बनाया जाए। इसके लिए उसने क्या किया कि भारत की शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग का समर्थन जो है वो मुगल साम्राज्य को स्थिर बनाने और मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। और अकबर ने यही सोचकर इससे दोस्ती का प्रयास आरंभ किया। राजपूत अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवाह संबंध की नीतियों को अपनाकर अपने अधीन किया। और अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने यह बात रखी कि अगर वे उसके अधीन हो जाते हैं तो वह उनके राज्यों में उन्हें राज करने देगा और मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें जागीर भी दी जाएगी। कुछ राजपूत राज्य इस प्रस्ताव को मानकर मुगल के क्या बन गए, अमीर बन गए। और इस तरह अकबर जो है वो राजपूतों को अपना समर्थक बनाया और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 के तीर्थ यात्रा जो है उसको, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कर दिया, अकबर ने बंद कर दिया। और 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया। अब ये जजिया कर क्या होता था? जजिया कर का मतलब होता है, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स मतलब राजस्व। ठीक है, इसको राजस्व भी बोलते हैं। तो जो जजिया कर होता था ये होता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। यानी कि ये जो टैक्स होता था एक तरीके से बोला जाए तो एक्स्ट्रा टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स को देना होता था। नॉन मुस्लिम्स करने का मतलब क्या, जो लोग मुसलमान नहीं थे। यानी कि हम लोग देखें कि जितने भी जो मुगल राजा था वो सब क्या था, सब के सब मुसलमान थे। तो ये मुसलमान लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था बल्कि हिंदू और बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, इन सबों के ऊपर लगता था और मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। तो खास करके जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनके ऊपर जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे, जाजिया टैक्स बोलते थे। तो जाजिया टैक्स को यानी कि इन लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हिंदू हो गए, जो मेजोरिटी थी, बहुसंख्यक लोग थे, उनके विश्वास को जीतने के लिए अकबर ने क्या किया था, 1564 ईस्वी में जाजिया टैक्स को लेना बंद कर दिया था। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है मुगल प्रशासन एवं मनसबदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक टर्म है मनसबदार। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये मनसबदार क्या होते हैं और इनका मुगल प्रशासन में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।